रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, आप किनारे पर खड़े होकर और पानी को घूरकर समुद्र पार नहीं कर सकते। इसी जज्बे के साथ आज हम 1947 के बाद के भारत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। वो दौर जब किनारे पर खड़े रहने का तो कोई विकल्प ही नहीं था, मतलब भविष्य के भारत का निर्माण करना था। हाँ बिल्कुल, एक नए राष्ट्र की शुरुआत। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो सामग्री प्रकाशित हुई है, उसी के आधार पर हम आजाद भारत के सामने खड़ी उन विशाल चुनौतियों पर बात करेंगे और उन बुनियादी कदमों पर भी गौर करेंगे जिनसे आप कह सकते हैं आधुनिक भारत की शक्ल तय हुई। सही कहा, ये समझना बहुत जरूरी है कि नींव कैसी रखी गई। हाँ, और ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से। बिल्कुल, और सामान्य जानकारी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। यकीनन भारत की कहानी में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये जानकारी से भरपूर होगी। हाँ जी। आज हम बात करेंगे संविधान के बनने की कहानी की, फिर बिखरी हुई रियासतों को एक करने का वो जो जटिल काम था उसकी, भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था की नींव कैसे डाली गई और दुनिया के मंच पर भारत की आवाज यानी विदेश नीति, उसके शुरुआती सिद्धांत क्या थे। ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं एक तरह से। बिल्कुल, असल में हमारा मकसद ये समझना है कि उपनिवेशवाद की जंजीरों से छूटने के बाद तमाम मुश्किलों और बंटवारे के जख्मों के बावजूद भारत ने अपनी बुनियाद कैसे रखी। और ये आसान बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं उसी सबसे बड़ी चुनौती से, एक राष्ट्र का निर्माण। देखिए, अंग्रेजों ने जो भारत छोड़ा वो आर्थिक रूप से एकदम ठहरा हुआ था। हाँ, और राजनीतिक संस्थाएं भी बहुत कमजोर थीं। शासन का तरीका वो तो अलोकतांत्रिक था ही। समाज बटा हुआ था, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी और जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पश्चिमी जरूरतों के हिसाब से ढली हुई थी। सही, सामाजिक असमानताएं गहरी थीं और गरीबी तो बहुत ही ज्यादा थी। और इन सब के ऊपर देश का बंटवारा। हाँ, और उसके साथ आई वो भयानक सांप्रदायिक हिंसा। उसने तो चुनौती को और भी गंभीर बना दिया था। तो ऐसे में आजादी के आंदोलन के दौरान जो वादे किए गए थे उन्हें निभाना और देश को एक करना, ये नेताओं के सामने पहाड़ जैसा काम था। बिल्कुल, फौरन जरूरत थी देश की एकता को मजबूत करने की। और इसके लिए भारत की जो विशाल आबादी थी उसकी क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता को न सिर्फ पहचानना था बल्कि उसका सम्मान करना भी जरूरी था। हाँ, और साथ ही देश को सामाजिक बदलाव, आर्थिक तरक्की और राजनैतिक स्थिरता के लिए तैयार करना था। हाँ, और ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं थी, इसके लिए ठोस संस्थाओं की जरूरत थी, एक लोकतांत्रिक ढांचे की जरूरत थी जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सके। हाँ, और ये उन लोगों को जवाब देने के लिए भी जरूरी था जो कह रहे थे कि भारत अपनी विविधता के बोझ तले दबकर बिखर जाएगा। अच्छा, ऐसी बातें भी थी? हाँ बिल्कुल, कई विदेशी पर्यवेक्षक ऐसा मानते थे। तो एक तरह से ये भारत के अस्तित्व की परीक्षा थी। तो एकता की बात तो हुई, लेकिन इस एकता को कानूनी और संस्थागत रूप कैसे दिया जाए? यहीं पर संविधान निर्माण का सवाल सबसे अहम बन गया। हाँ, आजाद भारत को अपनी किस्मत तय करने के लिए एक ऐसे संविधान की दरकार थी जो पूरी तरह से भारतीय हो, जिसमें बाहरी ताकतों का कोई दखल ना हो। सही, और ये सोच कोई नई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी इसके लिए लड़ रहे थे। याद कीजिए, 1921 में ही महात्मा गांधी ने कहा था, हाँ, कि स्वराज का मतलब है जनता की इच्छा। बिल्कुल, जो उनके चुने हुए नुमाइंदों के जरिए जाहिर हो। फिर 1934 में एमएन रॉय, वो पहले नेता थे जिन्होंने बाकायदा एक संविधान सभा बनाने की मांग रखी। हाँ, ताकि आजाद भारत का संविधान तैयार किया जा सके। और अगले ही साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। तो इसी पृष्ठभूमि में 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, इसके सदस्य कुछ हद तक चुने हुए थे और कुछ मनोनीत। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें शुरुआत में जो 389 सदस्य तय थे, उनमें से 207 सदस्य शामिल हुए। और ये पूरी प्रक्रिया, संविधान बनाने का काम, कितना लंबा चला? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये कोई मामूली वक्त नहीं था, बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। बिल्कुल, और इस विशाल काम को अंजाम देने वाली जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और देखिए, ये जानना भी दिलचस्प है
कि जो ड्राफ्ट संविधान तैयार हुआ उस पर संविधान सभा में पूरे 114 दिनों तक बहस चली। 114 दिन। जरा सोचिए, हर नुक्ते पर, हर पहलू पर कितनी बारीकी से विचार हुआ होगा। सही में। आखिर में 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब हमारा मूल संविधान, जिसमें एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद थे, वो लागू हुआ। और इस तारीख का भी अपना महत्व है ना? हाँ बिल्कुल। इसे 26 जनवरी 1930 को, जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसकी याद में चुना गया था। अच्छा। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा ये निकला कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, जिसमें केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के साथ साथ सरकार का संसदीय मॉडल अपनाया गया। हाँ, एक संघीय ढांचा। तो सोचिए, इतनी उथल-पुथल और चुनौतियों के बीच एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जो न सिर्फ देश चलाने का खाका था, बल्कि भविष्य के भारत के सपनों और संकल्पों का प्रतीक भी बना। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आम सहमति बनाने की कोशिश का नतीजा था, जिसने आजादी के तुरंत बाद भारत को एक मजबूत संवैधानिक आधार दिया। संविधान तो बन रहा था, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था। हाँ, वो था बिखरे हुए भारत को एक करने का। बिल्कुल। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। 500 से ज्यादा। ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है। इन्हें भारतीय संघ में शामिल करना नेताओं की राजनीतिक सूझबूझ की, कह सकते हैं, अगली बड़ी परीक्षा थी। और मामला आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। कई बड़ी रियासतें तो आजाद रहना चाहती थीं। उनका तर्क था कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी सत्ता वो सीधे उन्हें वापस मिलनी चाहिए। हाँ, न कि भारत या पाकिस्तान को। सही। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली, उन्होंने भी उन्हें आजाद रहने का विकल्प देकर इस सोच को कहीं ना कहीं हवा दी थी। हाँ, ये भी एक जटिलता थी। तो इस बेहद पेचीदा और नाजुक काम की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? ये जिम्मेदारी सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके भरोसेमंद सहयोगी वीपी मेनन को। सरदार पटेल? हाँ, पटेल खतरे को भांप चुके थे। उन्होंने मेनन से कहा भी था, जैसा कि दर्ज है, हालात बहुत खतरनाक हैं और अगर हमने फौरन और असरदार तरीके से इसे नहीं संभाला तो हमारी बड़ी मुश्किल से हासिल की हुई आजादी इन रियासतों के दरवाजे पर ही दम तोड़ सकती है। क्या दूरदर्शिता थी। बिल्कुल। तो पटेल की रणनीति क्या थी? कैसे निपटे वो इस चुनौती से? उनकी रणनीति साफ थी और दो तरफा थी, बातचीत और जरूरत पड़ने पर दबाव। अच्छा। उन्होंने रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की और इसके बदले में उन्हें प्रिवी पर्स यानी एक तयशुदा सालाना रकम। हाँ बिल्कुल, और कुछ खास रियायतें देने की पेशकश की ताकि उनके राजस्व और रुतबे के नुकसान की भरपाई हो सके और उनके विशेषाधिकार भी काफी हद तक सुरक्षित रहें। मतलब एक तरह से गाजर और छड़ी वाली नीति। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। पटेल और मेनन की इसी राजनीतिक कुशलता और कूटनीति का नतीजा था कि 14 अगस्त 1947 तक, यानी आजादी से ठीक पहले, हाँ, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गईं। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जो 3 रियासतें रह गई थीं, उनका क्या हुआ? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर? उनका विलय बाद में हुआ। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। अच्छा, लोगों से पूछा गया? हाँ, और वहां की जनता ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। हैदराबाद के निजाम जब नहीं माने तो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करके भारत में प्रवेश किया। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसके जरिए रियासतें औपचारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बनती थीं। सही। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ जमीनी या भौगोलिक एकीकरण नहीं था। नहीं, ये असल में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक बेहद जरूरी हिस्सा था, जिसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया और एक बिखरे हुए भूभाग को एक मजबूत राजनीतिक इकाई में बदला। ये पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। बिल्कुल। लेकिन भारत का भौगोलिक एकीकरण यहाँ पूरा नहीं हुआ था, है ना? कुछ हिस्से अभी भी विदेशी ताकतों के कब्जे में थे। जैसे फ्रांसीसी अधिकारियों ने 1954 में पौंडीचेरी,
अब पुडुचेरी और उसके आसपास के इलाके भारत को सौंपे। अच्छा, वो बातचीत से हुआ। हाँ, और 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। तब जाके भारत का मौजूदा नक्शा मुकम्मल हुआ। हाँ, कह सकते हैं। खैर, एक और अंदरूनी मसला था, राज्यों के पुनर्गठन का। हाँ, ये भी बहुत अहम मुद्दा था। देखिए, आजादी के आंदोलन के वक्त कांग्रेस ने वादा किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। हाँ, ये वादा था। लेकिन आजादी के बाद देश के एकीकरण की प्रक्रिया और वो जो नाजुक स्थिति थी, उसे देखते हुए नेता शुरू में इस वादे को पूरा करने से हिचकिचा रहे थे। हाँ, उन्हें डर था कि कहीं इससे देश की एकता को खतरा न पैदा हो जाए, विखंडन का डर था। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान। हाँ, पोट्टी श्रीरामुलु एक गांधीवादी नेता थे। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्रा राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। और 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा भड़क उठी। आखिरकार नेहरू सरकार को झुकना पड़ा और 1952 में आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी, जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। बिल्कुल। इस घटना के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। हाँ, एक तरह से रास्ता खुल गया। सरकार ने फिर इस मसले पर विचार करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। हाँ, और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। प्रेक्षकों की अशुभ भविष्यवाणियों के बावजूद इस पुनर्गठन ने भारत के राजनीतिक नक्शे को तर्कसंगत बनाया, बिना इसकी एकता को गंभीर रूप से कमजोर किए। अच्छा, तो असल में इसने एकता को कमजोर नहीं किया? नहीं, बल्कि इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच एक संतुलन बनाने का काम किया, जिसने भारतीय संघ को मजबूती दी। ये दिखाता है कि नेतृत्व ने जमीनी हकीकत को समझा और उसके मुताबिक फैसले लिए। हाँ, ये लचीलापन जरूरी था। चलिए, अब बात करते हैं एक और अहम बुनियाद की, शिक्षा। हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी। आजादी के वक्त भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों की देन थी और उसकी अपनी सीमाएं थीं। बिल्कुल। उसने भारत की जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां थीं, उनको पीछे धकेल दिया था। और उसका मुख्य मकसद क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों को साधना और ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। हाँ, मतलब प्रशासन चलाने के लिए लोग चाहिए थे। नतीजा ये हुआ कि शिक्षा के मौके ज्यादातर शहरों में रहने वाले ऊंचे और मध्य वर्ग तक ही सिमट कर रह गए। सही। आम जनता के लिए शिक्षा, रिसर्च को बढ़ावा देना, तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सब पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। और भारतीय नेता लगातार इस बात की आलोचना करते थे कि अंग्रेजी हुकूमत शिक्षा और शोध पर बहुत कम खर्च करती है। हाँ, ये एक बड़ी शिकायत थी। तो आजादी के बाद इस स्थिति को बदलने की जरूरत महसूस की गई। खास तौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत संस्थाएं खड़ी करने पर जोर दिया गया। हाँ, उच्च शिक्षा और शोध। संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश करेगा। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और है। इसी दिशा में पहला बड़ा कदम क्या था? पहला बड़ा कदम था 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन। राधाकृष्णन आयोग। हाँ, ये आजाद भारत का पहला शिक्षा आयोग था और इसने यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की सिफारिश की। इसके बाद 1952 में मुदलियार आयोग बना, जिसने माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। और फिर एक और मील का पत्थर साबित हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका उद्घाटन 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और 1956 में इसे एक सांविधिक निकाय यानी कानून के तहत स्थापित संस्था का दर्जा मिल गया। बिल्कुल। यूजीसी का काम था पूरे देश में यूनिवर्सिटी शिक्षा के मानकों को तय करना, उनमें तालमेल बिठाना और उन्हें बनाए रखना, एक तरह से गुणवत्ता सुनिश्चित करना। लेकिन सिर्फ पारंपरिक शिक्षा ही काफी नहीं थी, है ना? नेहरू का जोर तो तकनीक पर भी था। हाँ, नेहरू का मानना था कि भारत की तरक्की के लिए विज्ञान और तकनीक बहुत जरूरी है। इसी सोच के तहत तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटीज की स्थापना का फैसला हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। हाँ, पहला आईआईटी 1950 में खड़गपुर में खुला। खड़गपुर। और अगले एक दशक में 4 और आईआईटीज बने। बॉम्बे 1958,
मद्रास 1959, कानपुर 1959 और दिल्ली 1961। वाह, एक दशक में 5 IITs। हाँ, इन संस्थानों को आधुनिक भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी रीढ़ बनाने के इरादे से तैयार किया गया था। तो एक तरफ देश के अंदरूनी बुनियाद मजबूत की जा रही थी, एकीकरण, संविधान, शिक्षा। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी तय करना था कि दुनिया के बाकी देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे। विदेश नीति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये दिलचस्प है कि बाहरी दुनिया से भारत का जुड़ाव आजादी से पहले ही शुरू हो चुका था। हाँ, ब्रिटिश भारत के तौर पर वो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस का सदस्य था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के गवर्निंग बॉडी में भी सक्रिय था। बिल्कुल। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1921 के एक प्रस्ताव में ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि साफ कर दी थी। और वही सिद्धांत बाद में आजाद भारत की विदेश नीति की नींव बने। हाँ, 1920 के दशक के आखिरी तक तो कांग्रेस का अपना एक अलग विदेश नीति विभाग भी था, जिसके कर्ता धर्ता नेहरू थे। हाँ, नेहरू की भूमिका इसमें बहुत अहम रही। नेहरू की दुनिया भर की यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी ने आजाद भारत के विदेशी रिश्तों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। सही। अफ्रीकी एशियाई सम्मेलनों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM में उनकी अगुवाई ने दुनिया के मंच पर भारत को एक अहम आवाज के तौर पर स्थापित किया। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का वैश्विक पटल पर भारत की पहचान के लिए क्या मायने थे? मायने बहुत गहरे थे। आजादी के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति के जो बुनियादी सिद्धांत तय किए, वे बहुत साफ थे। क्या थे वो सिद्धांत? उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना यानी गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। हाँ, अफ्रीकी एशियाई देशों की एकता पर जोर, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना, हथियारों की होड़ खत्म करना मतलब निरस्त्रीकरण, बातचीत के जरिए मसले सुलझाना। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना और मानवाधिकारों का सम्मान करना, ये सब मूल सिद्धांत थे। और इन सिद्धांतों को हमारे संविधान में भी जगह मिली है। हाँ, अनुच्छेद 51 वो कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। और पंचशील समझौता? हाँ, 1954 में चीन के साथ हुए पंचशील समझौते ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को और पुख्ता किया। तो कुल मिलाकर भारत ने शुरुआत से ही एक ऐसी विदेश नीति अपनाने की कोशिश की जो स्वतंत्र हो, नैतिक मूल्यों पर आधारित हो और दुनिया में शांति और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित हो, ना कि शीत युद्ध की खेमेबाजी का हिस्सा बनने पर। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो आजादी के फौरन बाद के वो साल यकीनन चुनौतियों से भरे थे, लेकिन उपलब्धियां भी कम नहीं थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। एक संप्रभु संविधान तैयार हुआ, सैकड़ों बिखरी रियासतों को जोड़कर एक राष्ट्र बना, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली गई और दुनिया में भारत की जगह तय करने वाली एक स्वतंत्र विदेश नीति की रूपरेखा तैयार हुई। हमारे संस्थापक नेताओं ने जो काम किया वो वाकई ऐतिहासिक था। हाँ, उसने आधुनिक भारत की राह तय की। और आज जब हम यहाँ रुक रहे हैं तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, भारत के निर्माताओं ने उस दौर में जो बुनियादी फैसले लिए थे, चाहे वो देश के संघीय ढांचे को लेकर हो, शिक्षा नीति के मानक हो या फिर विदेश नीति के सिद्धांत, वो आज भी भारत की समकालीन बहसों और चुनौतियों को, जैसे केंद्र राज्य संबंध, हाँ, या नई शिक्षा नीति या हमारे बदलते वैश्विक रिश्ते, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये गुजरे हुए कल के फैसले आज भी कितने प्रासंगिक हैं, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि आधुनिक भारत की नींव पर हुई ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे पसंद जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई सवाल हो या आप भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहते हो तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं।